फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एजुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड, मैं जो आप लोगों के लिए चैप्टर लेकर के आई हूँ वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, जिसके हम लोग पहले भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस वो अटेंड कर चुके थे। और अब जो मैं आज लेकर के आई हूँ इसमें मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो कि डायबिटीज़ मेलिटस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, प्लस आगे हम लोग और ड्रग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये जो मेरा लेक्चर है ये आपको पता है कि ये जितने भी आपके टीजीटी पीजीटीज़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स प्लस मैं जो साइंस के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, तो बायोलॉजी प्लस साइंस दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए मैं अपने चैनल पे प्रिपरेशन कराती हूँ। तो फ्रेंड, जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू है। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आप कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और यहाँ पे चैनल पे आप लोगों को जितने भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं सबका आप लोग बेनिफिट लीजिए फ्रेंड। और तैयारी अपनी कभी छोड़िएगा नहीं जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। डेली डेली आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो की करनी है। और जो लोग सिर्फ टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की कर रहे हैं वो लोग बायोलॉजी के डेली लेक्चर देखिए फ्रेंड। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने लेक्चर्स में पहले भी आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स बहुत टफ़ एग्ज़ाम्स होते हैं और अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं। इट मीन्स जिसकी प्रिपरेशन नहीं है उसको टफ़ लगेंगे, जिसकी प्रिपरेशन है उनको बस लास्ट टाइम पर रिवीजन करने के लिए ज़रूरत होगी और वो रिवाइज़ कर लेंगे। और देन आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हाँ इसका आंसर ए नहीं बी होगा, 1 नहीं 2 होगा। ओके, और आप लोगों को ईजिली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, सक्सेस आपके हाथ में होगी। ओके, चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, न्यूरॉन्स ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ इंसिपिडस डू नॉट सिक्रीट। ऑप्शन ए है एंजाइम, बी स्टेरॉयड, सी फैटी एसिड, डी एडीएच। देखिए कितना अच्छा एक क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड जो डायबिटीज़ बीमारी है इसके बारे में कहा गया है। तो जो डायबिटीज़ है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है फ्रेंड। और ये जो डिसऑर्डर होता है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ये समझ लीजिए ये कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होता है। कार्ब मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है ये। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं फ्रेंड, हर समझ लीजिए 5 में से 1 पर्सन को तो लगभग डायबिटीज़ होती है। लाइफस्टाइल की वजह से होती है, कुछ हार्मोनल होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग डायबिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये जो डिसऑर्डर है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। और जो ग्लूकोज होता है इसमें मेन कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है वो क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी का वो सोर्स होता है और हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। जब भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत होती है, सपोज़ हम लोग बहुत धूप से आए या बाहर से थक करके आए तो ग्लूकोज पाउडर वगैरह हम लोग पी लेते हैं। तो उससे क्या होता है, बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। किसी को चक्कर आ रहा होता है तो वो भी पी लेता है। तो इस तरीके से आप ग्लूकोज का यूज़ जानते ही हैं। तो जो डायबिटीज़ होती है, होता क्या है फ्रेंड, जो हमारी बॉडी होती है उसमें ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन होता है वो ब्लड में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। ओके, तो जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और ये जो जब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है तो ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिसको हम लोग हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, हाइपर। ओके, हाइपर में ज़्यादा होता है और ग्लाइसीमिया, तो हाइपरग्लाइसीमिया इसको बोला जाता है। और मैंने बताया कि क्या होता है, ग्लूकोज़ का कंसंट्रेशन या ग्लूकोज़ की मात्रा जो है वो ब्लड में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, तो इसलिए ये हो जाता है और इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। इसकी वजह से जो ग्लूकोज़ होता है वो ब्लड में ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है। एक्स्ट्रा शुगर जो होती है वो यूरिन से एक्सक्रीट होने लगती है। और ये जब यूरिन से ग्लूकोज निकलने लगता है, पास होने लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिएगा फ्रेंड, इस कंडीशन को कहा जाता है यहाँ पे ग्लूकोसूरिया। तो अब यहाँ पे ये ग्लूको नहीं बल्कि ग्लाइको होगा, ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। ओके, तो ये आपको एक टर्म पता चल गया यहाँ पे, हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा टर्म पता चला, जब ग्लूकोज यूरिन से पास आउट होने लगती है तो इसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं।
तो जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो ब्लड में इंक्रीज़ कर जाता है, और ये डायबिटीज़ के जो पेशेंट होती हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके, नाउ बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है उनको, यानी कि एक्सेसिव थर्स्ट होती है, यूरिन जो होता है वो बार बार पास होती है, यानी कि वॉल्यूम जो यूरिन का होता है वो बढ़ जाता है, फ्रिक्वेंटली बार बार उनको यूरिन पास करने की ज़रूरत होती है। हंगर, भूख लगती है, वेट लॉस भी होता है, वीकनेस भी होती है। ओके, तो अब जो डायबिटीज़ होता है वो 2 टाइप का होता है फ्रेंड। अब यहाँ पे जो टाइप 1 होता है ये इंसुलिन डिपेंडेंस होता है। ओके, जो टाइप 1 की डायबिटीज़ होती है उसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटिस। तो इंसुलिन, आई फॉर इंसुलिन, डी फॉर डिपेंडेंस, फिर उसके बाद डी फॉर डायबिटीज़ है, और एम फॉर है मेलिटस। मेलिटस यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेलिटस। ओके, तो ये यहाँ पे IDDM है, इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज़ मिलेटस। तो इसमें होता क्या है, जो इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, और जो टाइप 2 होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ओके, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस होता है। तो ये यहाँ पे NIDDM होता है। ओके, यहाँ पे N आपको बस लगा देना है, तो यहाँ पे ये NIDDM बन जाता है। और ये जो होता है ये क्यों होता है, ये जो हमारी बॉडी में जो लीवर होता है, तो जो लीवर है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो भी हो जाती हैं इस कंडीशन में। और ये टाइप 1 के अगर हम लोग देखें तो टाइप 1 के कंट्रास्ट या टाइप 1 के अपोजिट इसको जो है अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये जो डायबिटीज़ होती है इसमें कीटोसिस हो जाता है। ओके, कीटोसिस हो जाता है इसमें। और इसमें क्या होता है, कीटोसिस के अलावा इसमें एसिडोसिस हो जाता है, नौजिया होती है, वोमिटिंग होती है, एसिडोसिस होती है। ओके, नौजिया यानी कि आपको जो उल्टी आने से पहले जो लक्षण होते हैं वो नौजिया के होते हैं। ओके, नौजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो किडनी की डिज़ीज़ भी होती है ये, और इसमें होता क्या है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, जो नॉर्मल बॉडी वेट है उसको बनाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट या फिर ओबेस बॉडी जो होती है उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो इनटेक होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। मैंने फ्रेंड आप लोगों को कहा था कि जो मैं डिजीज़ का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ह्यूमन हेल्थ का चैप्टर, उसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि ये हमारे खुद के पर्सनल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर एक्सरसाइज जो अगर करेंगे और कंट्रोल्ड वे में खाएंगे तो फिर ये जो डायबिटीज़ है वो नॉर्मल हो सकती है, यानी कि नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ADH हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, आप लोग ADH के बारे में जानते होंगे। तो न्यूरॉन्स ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ इंसिपिडस डू नॉट सिक्रीट ADH, का सिक्रीशन कम हो जाता है, नहीं होता है। नाउ 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तो A है हाइपरटेंशन, B कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, एंड C इज़ डायबिटीज़ मेलिटस, एंड D इज़ डिप्थीरिया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ नहीं है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D। जो D है वो डिप्थीरिया, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ डिप्थीरिया के बारे में हम लोग इसके पहले जो मैंने लेक्चर बनाया है सेम इसी पे ह्यूमन डिजीज़ पे, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ज़रूर देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू A डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द ब्लड, C अ जेनेटिकली डिटरमाइंड डिफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, एंड D है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन द ब्लड। तो देखिए फ्रेंड, 3 का हमारे पास C होगा। और जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा रही थी, हेरिडिटरी का चैप्टर पढ़ा रही थी, तो उसमें सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया था। ओके, और वहाँ पे कि जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है तो जो RBCs होती हैं वो बाइकॉनकेव शेप से, उनका शेप जो होता है वो हंसिया या सिकल के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यानी सिकल के शेप की RBCs बन जाती हैं और अल्टीमेटली डेथ भी हो जाती है इस केसेस में।
यहाँ पे हमारे पास फोर्थ जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ए कॉलेरा, बी डायबिटीज़ मेलिटस, सी इन्फ्लुएंजा एंड डी है फिलेरियासिस। तो यहाँ पे आपको पता है जो डायबिटीज़ है वो फैलती नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे अर्थराइटिस एंड कैंसर के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग कैंसर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो नाउ क्वेश्चन है, द कैंसर ऑफ द एपिथेलियल सेल इज़ कॉल्ड, कि एपिथेलियल सेल के कैंसर को क्या कहते हैं? ए ल्यूकेमिया, बी लिपोमा, सी सार्कोमा, डी एम्फीसीमा एंड ई है कार्सिनोमा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले कैंसर होता क्या है? कैंसर में जो सेल्स होती हैं, एबनॉर्मल सेल्स होती हैं, उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, यानी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है एबनॉर्मल सेल की बॉडी में, उसको कैंसर कहते हैं। जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं इनको कैंसर सेल्स कहा जाता है, मैलिग्नेंट सेल्स या तो फिर ट्यूमर सेल्स कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है इनको? इनको जो इन सेल्स को क्या कह सकते हैं? कैंसर सेल्स। ओके, कैंसर सेल्स कह सकते हैं इनको, और इनको कह सकते हैं मैलिग्नेंट सेल्स, मैलिग्नेंट। ओके, मैलिग्नेंट सेल्स। और यहाँ पे जो इनका जो एक और नेम है, या इनको हम लोग जान सकते हैं ट्यूमर सेल्स के नाम से। ओके, तो ये हो गया ट्यूमर सेल्स। तो नाउ अब यहाँ पर देखिए और इनको और क्या कहा जाता है? नियोप्लाज्म कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नियोप्लाज्म। तो नियोप्लाज्म भी हो सकता है, ये नियोप्लाज्म भी आपको टर्म याद रखना है। ओके, कि नियोप्लाज्म टर्म किसके लिए यूज़ होता है। नाउ अब यहाँ पे जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, केवीएस के एग्ज़ाम में, केवीएस के पीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। नाउ ये देखिए, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी होती है। किसकी? नॉर्मल सेल्स की, यानी कि ये एक गुण होता है नॉर्मल सेल्स जो हमारी बॉडी की होती हैं उसमें। तो ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है नॉर्मल सेल्स की, वो क्या होती है? इसमें होता ये है कि जो सेल होती है वो दूसरी सेल के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है। ओके, और यहाँ पे लेकिन क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है जो अनकंट्रोल्ड जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं उसमें, जिसमें कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, उसमें ये लॉस हो जाती है। तो जो कैंसर सेल्स होती हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देती हैं, और इसकी वजह से होता क्या है, जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती हैं और उनका मास बहुत बढ़ जाता है और ट्यूमर का फॉर्म हो जाता है। कि आपने किसी किसी को देखा होगा बहुत ही ज़्यादा गुटखे या तो फिर पान मसाले या इस तरह की चीज़ें खाने की वजह से क्या होता है, माउथ में एक किसी भी साइड में बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा मांस निकल आता है, जो देख करके जिसको आप लोगों को बहुत अजीब सा लगेगा, कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर देखेगा तो। अब वो एक्चुअली में माउथ का ट्यूमर ही होता है फ्रेंड। ओके, तो और भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ट्यूमर हो सकता है, ये तो कॉमन है, इसलिए कहा जाता है कि गुटखा या पान मसाला का सेवन सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और टाइप ऑफ कैंसर, जैसे कि आपका कार्सिनोमा जो होता है फ्रेंड, ठीक है, इसमें हम जैसे ट्यूमर, वैसे तो ट्यूमर्स दो टाइप के होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे बिनाइन कहेंगे। ओके, एक तो बिनाइन होता है और जो दूसरा होता है ये मैलिग्नेंट होता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। तो जो बिनाइन होता है फ्रेंड उसके बारे में देखते हैं, और जो मैलिग्नेंट होता है उसमें जो बिनाइन है इसमें होता क्या है, जो ट्यूमर नॉर्मली किस अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर ही रहता है और ये फैलता नहीं है, स्प्रेड नहीं होता है। ओके, तो बिनाइन वाला ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, इसमें स्प्रेड नहीं होता है, स्प्रेड नहीं होता है। ओके, स्प्रेड नहीं होता है, क्रॉस बना दे रही हूँ मैं। लेकिन जो आपका मैलिग्नेंट होता है इसमें जो मास होता है सेल्स का वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करता है, प्रोलिफरेट करता है। ओके, और इसको न्यूप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स कहते हैं। जब वो ग्रोथ करता है वो मास, तो वो क्या कहलाता है? नियोप्लास्टिक। ओके, ये होता है नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल, यही होता है, और ये आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर में मिलेगा। ओके, ये आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कैंसर के जो टाइप होते हैं, यहाँ पे पूछा है ना कि जो कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं जो कैंसर के टाइप हैं। इसमें देखिए जो कार्सिनोमा होता है, नाउ कार्सिनोमा, तो यहाँ पे ये जो कार्सिनोमा है ये क्या है, जो
कैंसर जो आपका जो स्किन से शुरू होता है या फिर टिश्यू से जो कि इंटरनल ऑर्गन को कवर करती हैं, ये कार्सिनोमा में होता है नाउ। और जो यहाँ पे आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है जो सार्कोमा है, ये जो कैंसर होता है ये कहाँ पर होता है, ये बोन में बिगिन होता है, बोन। ओके, ये बोन कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। ओके, ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है फैट मसल्स। ओके, फैट मसल एंड आपका ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। ओके, ब्लड वेसल। और इसके अलावा आपका जो कनेक्टिव टिश्यू सपोर्टिव टिश्यू होता है, इसमें यहाँ से ये सार्कोमा स्टार्ट होता है। नाउ जो ल्यूकीमिया होता है, ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया ये ऐसा कैंसर होता है जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू से स्टार्ट होता है, जैसे कि बोन मैरो से। ओके, बोन मैरो में ही ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू होते हैं ना, तो बोन मैरो से स्टार्ट होता है। ओके, बोन मैरो से ये स्टार्ट होता है, बहुत खतरनाक होता है ये। और एक्चुअल में ये क्या होता है, लार्ज नंबर जो एबनॉर्मल ब्लड सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और वो ब्लड में इंटर कर जाती हैं। नाउ लिम्फोमा या मायलोमा जो होता है ये इम्यून सिस्टम से स्टार्ट होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है लिम्फोमा या मायलोमा। तो इम्यूनिटी, अब आप समझ सकते हैं इम्यून सिस्टम का है तो इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा लॉस हो जाती होगी, कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 1 का, वो क्या हो जाएगा, वो ई हो जाएगा। ओके, ये है हमारे पास कार्सिनोमा। नाउ सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड है कैंसर अराइजिंग इन सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड ए पैपिलरी कैंसर, बी मेडुलरी कैंसर, सी एनाप्लास्टिक कैंसर एंड डी है फॉलिक्यूलर कैंसर। तो यहाँ पे देखिए जो कैंसर होते हैं फ्रेंड, अब यहाँ पे कहा है कि वो थायराइड ग्लैंड की सी सेल्स में जो अराइज होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो मेडुलरी कैंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोजीन्स वर डिस्कवर्ड बाय, ऑन्कोजीन्स किसने डिस्कवर किया था फ्रेंड, तो यहाँ पे ऑप्शन है एस बी प्रिजनर, बी एफ पी रॉज, ए फ्लेमिंग एंड जे एम बिशप एंड एच ई वर्मस। तो नाउ यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ये बिशप एंड वर्मस ने डिस्कवर किया था ऑन्कोजीन्स को। नाउ in malignant tumors these cells proliferate, grow rapidly and move to other part of the body to form new tumors। ये कहा जा रहा है कि malignant tumors में सेल्स प्रोलिफरेट करती हैं, ग्रोथ करती हैं बहुत ही तेज़ी से और बॉडी के एक पार्ट से दूसरी बॉडी तक पार्ट तक मूव कर जाती हैं और नया ट्यूमर बनाती हैं। ये जो स्टेज होती है डिजीज़ की, ये क्या कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन ए है मेटाजेनेसिस, बी मेटास्टेसिस, सी है टेराटोजेनेसिस एंड डी है माइटोसिस। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टेज होती है फ्रेंड, ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मेटास्टेसिस कहलाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। नाउ फिफ्थ हम लोग देख लेते हैं सर्वाइकल कैंसर कैन बी कॉज्ड बाई ए क्लेमाइडिया स्पीशीज, बी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एंड डी निसीरिया गोनेरी। तो देखिए सर्वाइकल कैंसर का जो कॉज होता है यानी ये जो है HPV वायरस यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है फ्रेंड सर्वाइकल कैंसर। ओके, नाउ सिक्स्थ इज इट कॉजेज कैंसर ऑफ वजाइना, ए कैडमियम ऑक्साइड, बी डाईएथिल स्टिलबेस्ट्रॉल एंड सी एफ्लॉक्टोसिन, डी विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा जा रहा है जो वजाइना का कैंसर होता है इसमें से किसके द्वारा होता है, तो जो 6 है ये हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये है डाईएथिल स्टिलबेस्ट्रॉल। ओके, नाउ यहाँ पे 7th क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ नॉर्मली अ रेयर कैंसर बट बिकेम अ मार्कर फॉर एड्स HIV पेशेंट्स, ए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बी रेटिनोब्लास्टोमा, सी कैपोसी सार्कोमा, डी ल्यूकेमिया। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो 7 का हो जाएगा वो कैपोसी सार्कोमा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ए I-131, बी कोबाल्ट 60, सी टैक्सोल और डी है स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो यहाँ पे जो हमारे पास 8 है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 का जो करेक्ट आंसर है ये यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेस हो जाएगा। ओके, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं होती है लेकिन आयोडीन 131 यूज़ होती है, कोबाल्ट 60 भी यूज़ होती है, टैक्सोल भी यूज़ होती है, लेकिन स्ट्रेप्टोकाइनेस यूज़ नहीं होती है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ये स्ट्रेप्टोकाइनेस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आ गया स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म का। तो देखिए टोबैको स्मोक कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड विच
कह रहे हैं टोबैको स्मोक में टोबैको के जो धुआं होता है, स्मोक होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, विच अब वो क्या करती है, ए रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, बी कॉजेज गैस्ट्रिक अल्सर, सी रेज्ड ब्लड प्रेशर, डी इज़ कार्सिनोजेनिक। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो ए है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ये क्या करती है, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को जो है वो कम कर देती है। ओके और आपको पता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसकी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कितना होता है, लगभग 300 गुना तक होती है। ओके नाउ यहाँ पे अब हमारे पास जो 2 है उसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। कार्सिनोजेनिक एजेंट इज ए एक्स-रे रेडिएशन, बी यूवी रेडिएशन, सी निकोटीन एंड डी ऑल दी अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ओके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कार्सिनोजेनिक प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक, ए निकोटीन, बी बेंजोपायरिन, सी कैफीन एंड डी टार। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे जो थर्ड है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बेंजोपायरिन हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ वाला, अ पर्सन हु इज़ एन अडिक्ट ऑफ अल्कोहल गेट्स हिज लीवर डिस्ट्रॉयड बिकॉज लीवर स्टोर्स एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन, बी लीवर स्टोर्स excess of starch, C liver stores excess of proteins, D liver stores excess of fat। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 है उसका जो D है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो लीवर होता है वो एक्स्ट्रा फैट को या बहुत ही अधिक मात्रा में फैट का स्टोरेज कर लेता है। डी है सॉरी यहाँ पे हमारे पास ड्रग एडिक्शन से क्वेश्चन आ गया है 1। यहाँ पे है बेंजोडाइजेपाइन इज़ एंटी डिप्रेसेंट, बी एंटी साइकोटिक, सी एंटी एंजाइटी ड्रग एंड डी है सिडेटिव। तो यहाँ पे जो 8 है इसका हमारे पास एंटी एंजाइटी ड्रग मतलब कि जो घबराहट होती है उसको रोकने के लिए ये काम आती है। ओके एंजाइटी मतलब होता है घबराहट, तो ये एंटी एंजाइटी ड्रग है, जब एंजाइटी होती है तो लेते हैं इसे। ओपिएट नारकोटिक ड्रग्स आर, तो ना ओपिएट आप जानते हैं ओपियम वगैरह से जो होता है। ए है एंटी एंजाइटी, बी एनाल्जेसिक, सी हिप्नोटिक एंड डी है एंटी हिस्टामिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 2 का वो होगा एनाल्जेसिक। ओके फ्रेंड आप लोग एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक जानते हैं ये जो ड्रग्स होती हैं। ओके तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड मैं आगे नेक्स्ट की बात कर रही हूँ, ये है थर्ड वाला ओपियम मॉर्फिन। ओके यहाँ पे फ्रेंड मैं कुछ आप लोगों को बता देती हूँ उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो सिडेटिव्स होते हैं वो क्या करती है, टाइप ऑफ ड्रग्स मैं आपको बता दे रही हूँ। जो सिडेटिव होते हैं और ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं डिप्रेसेंट, ये क्या होते हैं, ये ब्रेन की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देते हैं और शांति की फीलिंग यानी फीलिंग ऑफ कामनेस वो प्रोड्यूस करते हैं, रिलैक्सेशन और ड्राउसीनेस यानी नींद या डीप स्लीप में सुला देते हैं। गहरी अगर हाई डोज ले ली तो गहरी नींद में सोते ही रहते फिर दुनिया जहान से मतलब नहीं रहेगा। ओके तो ये होती हैं सिडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर्स। नाउ ओपिएट नारकोटिक्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, ब्रेन के फंक्शन को दबा देती हैं, सप्रेस कर देते हैं, ब्रेन काम नहीं करता है अच्छे से। और पेन को अगर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेन है उसको राहत दिलाती हैं, रिलीव करती हैं। ओके स्टिमुलेंट्स जो होते हैं वो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। और आपके जो हैलुसिनोजेंस पढ़ते हैं आप पढ़ेंगे, एलएसडी वगैरह जो होता है ये क्या करता है, ये थॉट को मतलब थॉट को ही अल्टर कर देता है, फीलिंग्स को, परसेप्शंस को, ये सब बिल्कुल हमेशा भ्रमित रहता है इंसान। ओके इस तरह की ये ख़तरनाक टाइप ऑफ ड्रग्स हैं बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं ना ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए, ये होशो हवास खो देती हैं। और जब आदमी के पास होशो हवास नहीं रहता है अपना तो वो क्या करता है, गलत कदम उठाता है, गलत राह पे जाता है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है, हम यहाँ पे जो ओपिएट है उसके बारे में मैंने जो सेकंड ऑप्शन है उसका जो सेकंड है उसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एनाल्जेसिक, ये मैंने बता दिया है आपको। नाउ थर्ड है हमारे पास ओपियम, मॉर्फिन, हेरोइन, पैथिडाइन एंड मेथाडोन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ए ट्रैंक्विलाइजर्स, बी स्टिमुलेंट्स, सी हैलुसिनोजेंस एंड डी हैं ओपिएट नारकोटिक्स। और इन चारों के बारे में मैंने अभी बता दिया है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो आपके पास जो करेक्ट आंसर है थर्ड का वो ओपिएट नारकोटिक्स हो जाएगा। ओके
नाउ फोर marijuana इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ए ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द हेम्प प्लांट, बी एर्गॉट फंगस, सी द हेम्प प्लांट कैनबिस सटाइवा एंड डी कोको प्लांट। तो यहाँ पे जो फोर है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, ये हेम्प प्लांट यानी कैनबिस सटाइवा से निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है मैरिजुआना। नाउ यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रग दैट कॉज मैल फॉर्मेशन इन द एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। ऐसी ड्रग्स जो कि प्रेगनेंसी में जो एम्ब्रियो होता है उसका मैल फॉर्मेशन कर देती हैं, यानी कि उसके फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देती हैं, गड़बड़ कर देती हैं। ए ट्रैंक्विलाइजर्स, बी टेराट्रोजेंस, सी एल्कोहलिक बेवरेजेस, डी निकोटीन। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेराट्रोजेंस। ओके, नाउ सिक्स्थ है, स्पोर्ट्स पर्सन आर फ्रिक्वेंटली अक्यूज्ड ऑफ अब्यूजिंग द ड्रग नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए मॉर्फिन, बी कोकेन, सी हेरोइन एंड डी है एम्फीटेमाइन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड सिक्स का वो है एम्फीटेमाइन। ओके, आपने डोपिंग और एंटी डोपिंग के बारे में सुना होगा, डोप टेस्ट वगैरह होते हैं। नाउ सेवन है हमारे पास, टनल डिवीज़न इज कॉज्ड बाय। ए ड्रग एडिक्शन, बी यूज़ ऑफ टोबैको, सी यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड डी है यूज़ ऑफ LSD। तो यहाँ पे सेवन का यूज़ ऑफ अल्कोहल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, एट है हमारे पास, द सिंथेटिक ड्रग स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एड्रेनलिन आर। ऐसी ड्रग जो एड्रेनलिन हार्मोन के सिमिलर होती है, क्या होता है, आप एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन दोनों के बारे में ही आपने पढ़ा हुआ है। तो ए जो है हमारा एम्फीटामीन्स हैं, बी है बार्बिट्यूरेट्स, सी हाइलोसिनोजेंस, डी निकोटिनिक डेरिवेटिव्स एंड ई है एनाल्जेसिक। तो यहाँ पे जो हमारे पास एट्थ है इसका एम्फीटामीन्स बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, नैलोजोन इज़ यूज्ड एज एन एंटीडोट इंट्रावेनसली फॉर ओवरडोज। जब कोई भी ओवरडोज हो जाती है तो ओवरडोज के लिए ये जो नैलोजोन होता है ये एंटीडोट की तरह काम करता है। तो किसकी ओवरडोज को कम करने के लिए, किसकी ओवरडोज के लिए एंटीडोट का काम करता है? ए हेरोइन, बी ओपियम, सी लिब्रियम एंड डी जो होती है मॉर्फिन। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये यहाँ पे बी आपका ओपियम और डी दोनों ही करेक्ट होगा। बी और डी दोनों ही करेक्ट हो सकता है फ्रेंड, ओपियम भी सही है, मॉर्फिन भी करेक्ट है। 10 हमारे पास देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइक्लोस्पोरिन ए, एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए एस्परजिलस नाइजर, बी मोनास्कस पर्प्यूरियस, सी पेंसिलियम नोटाटम, डी है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो जो यहाँ पे 10 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 10 का डी करेक्ट हो चुका है। नाउ यहाँ पे 11th क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। स्मैक is a drug obtained from the A latex of Papaver somniferum। ओके, पहले इस पे मैं स्टार लगा देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं बताती हूँ, ये देखिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मैक इज़ अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए latex of Papaver somniferum, leaves of cannabis sativa, C flowers of datura, D fruits of erythroxylum coca। तो यहाँ पे देखिए जो स्मैक है ये आपका लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम, यानी कि ये जो आपका पोस्ता या पॉपी होता है इसका जो अनराइप्ड फ्रूट होता है उससे बहुत सारी ड्रग्स ऑब्टेंड की जाती हैं फ्रेंड। ओके, इस तरीके का फ्रूट आपने देखा होगा, यहाँ पे छेद होते हैं, सेंसर मैकेनिज्म से इसमें क्या होता है, ये जो है सीड का डिस्पर्सल होता है। ओके, नाउ 11 के बाद अब हम लोग आ जाते हैं मेंटल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ पे। तो एमनेशिया इज़, पहला है क्वेश्चन, एमनेशिया इज़ अ लॉस ऑफ मेमोरी, बी लॉस ऑफ फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द किडनी, सी लॉस ऑफ एपेटाइट एंड डी है लॉस ऑफ ब्लड। तो करेक्ट ऑप्शन है लॉस ऑफ मेमोरी। जब मेमोरी का लॉस हो जाता है ओके तो ये एमनेशिया की कंडीशंस कहलाती हैं। डिमेंशिया, ओके, डिमेंशिया भी आपने सुना होगा, एक तरह का पागलपन होता है। 2 है द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सैडनेस, होपलेसनेस, लो सेल्फ स्टीम, डिक्लाइन इन इंटरेस्ट, एनर्जी, कंसंट्रेशन एंड चेंज इन स्लीप पैटर्न एंड एपेटाइट इज कॉल्ड। पूछा जा रहा है कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको कैसे पहचाना जाता है? सैडनेस, हमेशा पेशेंट को सैड सा फील होगा।
होपलेसनेस, होप नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, होप नहीं है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। ओके। और जो उनके आत्मसम्मान या उनकी जो सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ प्रेस्टीज है, वो बहुत लो हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। इंटरेस्ट किसी भी चीज़ के लिए नहीं होता है, सोशली बहुत ही कट जाते हैं, इंटरेस्ट डिक्लाइन हो जाता है, एनर्जी भी बहुत लो हो जाती है, कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ को फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। ओके। एंड चेंजेस इन स्लीप पैटर्न में उनका जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड एपेटाइट, भूख मर जाती है। ओके। तो ये जो होता है, ये क्या होता है? ए एंजाइटी डिसऑर्डर, बी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, डी मूड डिसऑर्डर एंड ई है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्या है? मूड डिसऑर्डर। भाई ये मूड डिसऑर्डर है, मूड स्विंग्स, मूड डिसऑर्डर्स हैं ये सारे। ओके। कुछ पढ़ने से ऐसा लग रहा था कि बहुत ख़तरनाक टाइप की बीमारी हो गई है, तो बट नहीं, ये मूड डिसऑर्डर है। बट ये जो मूड डिसऑर्डर है ये किसी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली बीमारी है। ओके। मूड बहुत कुछ बताता है आपका, आपकी पर्सनालिटी को बताता है। आपका मूड आपका चेंज होता है, बिहेवियर भी चेंज हो जाता है मूड चेंज होने के साथ। देन वो आपके रिलेशंस भी ख़राब कर सकता है लोगों के साथ। तो चलिए नाउ अब यहाँ पे 3 क्या है? न्यूरेस्थेनिया रिफर्स टू ए undue concern about health, b a traumatic experience like rape, c disorder of sensory perception, d mental inability to concentrate on or enjoy things, e a mood upswing। तो ये जो न्यूरोस्थीनिया है ये क्या है? ये हमारे पास ये होता है मेंटल इनेबिलिटी। ठीक है, ये जो है एक तरह की मेंटल इनेबिलिटी होती है। हमारा जो माइंड है या मेंटल स्टेट है वो एबिल नहीं हो पाता है किस कंसंट्रेट करने के लिए किसी भी चीज़ को या फिर एंजॉय करने के लिए। ओके। तो अब यहाँ पर है 4th वाला। नाउ इन एपिलेप्सी द सीजियर इज़। तो एपिलेप्सी आपको मालूम ही है, जो मिर्गी का झटका आता है। ए वार्मिंग क्राई, बी फिट ऑफ कन्वर्जेंस, सी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो 4 है वो क्या है? हमारे पास सारी ही चीज़ें करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव। एपिलेप्सी द सीजर इज़ वार्मिंग क्राई, ओके, फिट ऑफ कन्वर्जेंस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब कुछ होता है। नाउ 5th है हमारे पास बेलोनेफोबिया इज़ द फियर ऑफ ए डस्ट, बी डेप्थ, सी नीडल्स एंड डी वाटर। नाउ तो हमारे पास जो 5th ऑप्शन है, 5th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो सी है। जब भी बेलोनीफोबिया होता है तो ये आपको, इसमें होता क्या है कि आपको नीडल से या किसी पॉइंटेड चीज़ से डर लगता है। ओके। एक टाइप का फोबिया होता है, ये डर होता है आपको इंजेक्शन से या किसी भी सुई से, आपको किसी भी टाइप के पॉइंटेड चीज़ों से जो है वो डर लगेगा। नाउ 6 है कम्युनिटीज़ हेल्थ सर्विस इंक्लूड्स। ऑप्शन ए स्कूल एंड हेल्थ एजुकेशन, बी हाइजीनिक एनवायरनमेंट, सी कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए जो 6 है इसका बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विस में आपकी स्कूल एंड हेल्थ एजुकेशन भी आएगी और साफ़ सफाई का एनवायरनमेंट यानी हाइजीनिक एनवायरनमेंट आएगा एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी होगा। तो यहाँ पे ये सारा ही ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आज के लिए इतने क्वेश्चंस हो गए और जितने भी क्वेश्चंस थे सब अच्छे थे फ्रेंड। और नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर भी लेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा और सेफ़ रहिएगा। लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।